राज्य के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राजधानी लखनऊ की कचहरी में दुर्दांत अपराधी जीवा की हत्या के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। एसआईटी ने तेज की जांच। प्रदेश भर की अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। अदालत परिसर में शस्त्र ले जाने पर लगाई गई पाबंदी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि कक्षा 10 से नीचे अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी किए जाने पर सरकार कर रही है विचार। एक सप्ताह की देरी से मानसून ने केरल के तट पर दी दस्तक। मौसम विभाग का अनुमान, अगले सप्ताह से उत्तर भारत में मानसून के अनुकूल बनेगी स्थिति, लेकिन राजधानी लखनऊ में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी और लू की चेतावनी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून से बढ़ाकर 26 जून किया, लेकिन 21 जून को योग दिवस पर खुलेंगे विद्यालय। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत के परिसर में गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी के सहयोगी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या किए जाने के मामले में एक महिला कर्मी समेत 6 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। वहीं सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। टीम ने देर रात घटनास्थल पहुंची। टीम में शामिल तीनों अधिकारियों एडीजी टेक्निकल मोहित अग्रवाल, आईजी जोन अयोध्या प्रवीण कुमार, जेसीपी नीलब्जा चौधरी ने निरीक्षण किया। वहीं देर रात संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के हत्यारोपी को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर से पुलिस ने जेल भेज दिया है। हत्यारे विजय यादव का इलाज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था। लखनऊ कचहरी में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद गृह विभाग ने प्रदेश की सभी अदालतों की सुरक्षा बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर की अदालतों के परिसर में शस्त्र लेकर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी जिलों में कोर्ट की सुरक्षा के लिए 71 सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर, 22 इंस्पेक्टर, 240 सब इंस्पेक्टर, 522 कांस्टेबल और 1772 हेड कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त क्यूआरटी टीमें लगाई गई हैं, जिसमें 60 उपनिरीक्षक, 112 हेड कांस्टेबल और 256 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। केंद्र सरकार कक्षा 10 से नीचे की कक्षाओं के अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को मिल रही छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि उनका मंत्रालय बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाने पर विचार कर रहा है। कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए की 350 सीटें 2024 के चुनाव में जीत कर आएंगी। उनकी पार्टी आरपीआई लोकसभा चुनाव में भाजपा का पूरा साथ देगी। स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी करने की भी स्टूडेंट की मांग है, तो उस पर भी मतलब हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है कि इसमें स्टूडेंट को उसका फायदा होना चाहिए। दूसरा, हमारे मंत्रालय की एक ओवरसीज स्कॉलरशिप की एक स्कीम है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट के लिए, जिनको अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में, यूक्रेन में, अभी यूक्रेन में तो अभी स्टूडेंट नहीं जाएंगे, लेकिन मतलब जहाँ जहाँ उनको एडमिशन मिलता है उनको 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, जितना भी उनका खर्चा आता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, तो हमारे पास कम से कम 520 साल में एप्लीकेशन आए थे, लेकिन जो हमारा बजट है उसके मुताबिक हमने 125 स्टूडेंट की लिस्ट बनाई है और उनको अभी स्कॉलरशिप देने का निर्णय हो चुका है। तो एक स्कीम हमारी बहुत अच्छी स्कीम है। दूसरी, हमारी एक वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम हमारे मंत्रालय की है, उसमें कम से कम 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं 75%, और शेड्यूल कास्ट के नए नौजवानों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए वो मदद हम करते हैं।
मानसून ने निर्धारित तिथि से 7 दिन के विलंब के साथ गुरुवार को केरल में दस्तक दी। मौसम विभाग ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि केरल के ज्यादातर हिस्सों तथा दक्षिण तमिलनाडु में मानसूनी बारिश दर्ज की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के पूर्वोत्तर में भी दस्तक देने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले हफ्ते मानसून के पहले की स्थितियां बनने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि जिस रफ्तार से मानसून ने केरल में दस्तक दी है, वो देश के अन्य हिस्सों में मानसून के पहुंचने के अच्छे संकेत हैं। हालांकि अगले एक सप्ताह के दौरान बनने वाली स्थितियां मानसून की प्रगति तय करेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि केरल में मानसून की देरी से आगमन का उत्तर भारत में उसके पहुंचने से सीधा संबंध नहीं है। मानसून अब दक्षिण अरब सागर के शेष हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच राजधानी लखनऊ में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी रहेगी। दिन में पारा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। साथ ही लू चलने की भी चेतावनी दी गई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने केरल के कई हिस्सों में दस्तक दी है। अगले 48 घंटों के दौरान इसके अरब सागर, दक्षिण प्रायद्वीप भारत, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं अगले 2 से 4 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बीच अरब सागर में उठा इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान उत्तर दिशा की तरफ बढ़ गया है। अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में तेज गर्मी और लू की स्थितियों को देखते हुए सभी परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून से बढ़ाकर 26 जून कर दिया है। लेकिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी विद्यालय खोले जाएंगे और योगाभ्यास के साथ ही छात्रों को मिष्ठान और फल वितरित किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में दिसंबर 2022 में जारी आदेश के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश 27 दिन और शीतकालीन अवकाश 15 दिन घोषित किया गया था। विदेश नीति के मामलों में अक्सर कहा जाता है कि सरकारें किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, उनकी विदेश नीति एक समान ही रहती है। उसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2014 से 2023 तक भारत के प्रति दुनिया के बदले हुए नजरिए को देश के सामने रखा। मोदी सरकार ने सत्ता में 9 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता को सरकार के कामों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मंत्रालय से जुड़ी तमाम उपलब्धियों की जानकारी साझा की। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत की विदेश नीति में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं और दुनिया विशेष रूप से ग्लोबल साउथ भारत को एक विकास के भागीदार के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि आज भारत की दूसरी छवि एक आर्थिक सहयोगी की है। Large part of the world today sees us as a development partner, not just as a development partner who lives up to what Prime Minister enunciated as the Kampala principles, which is we do with our partners what is their priority. So it is one part of it is the credibility, one part of it is also what is it we are doing. It is something which is important for them. विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान बहुत से देशों ने अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। हम कोविड के दौरान फंसे हुए कम से कम 70 लाख लोगों को वापस लाए। विदेश मंत्री ने कहा कि हम पहले G20 अध्यक्ष हैं जिन्होंने अन्य लोगों से परामर्श करने का प्रयास किया और 125 देशों ने प्रतिक्रिया दी क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा है। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत रूस के संबंध पर पड़े प्रभाव पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 1955 के बाद से विश्व में बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमारा और रूस का रिश्ता स्थिर रहा है। हमारे रिश्ते जो हैं वो बहुत ही स्टेडी रहे और इसके कारण है क्योंकि एक दोनों देशों में एक तो लीडरशिप इसकी जो महत्व को समझती है, पब्लिक सेंटिमेंट भी साथ देती है। हम दोनों के यहाँ ये समझ है कि हम दोनों बड़े यूरेशियन देश हैं, पूरा यूरेशिया की स्टेबिलिटी एक किस्म से हम पे निर्भर है, हमारे रिश्तों पे निर्भर। चीन के साथ संबंधों के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने 2020 में गलवान गतिरोध के दौरान समझौतों का उल्लंघन कर
भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। इसलिए जब तक सीमाओं पर शांति नहीं होगी तब तक द्विपक्षीय संबंधों में स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है। हमारी कोशिश थी कि चाइना के साथ भी, हमारे पड़ोसी हैं, देश के सबसे बड़े इकोनॉमी हैं, और हम तो चाहेंगे कि रिश्ते अच्छे हों, पर रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं जब बॉर्डर एरिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी हो, और जब कोई अग्रीमेंट हो तो उसका पालन होना चाहिए। तो अगर अग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ और आपने पीस और ट्रैंक्विलिटी को कहीं छोड़ दिया, तो आप ही बताइए कि रिश्तों को कैसे आगे ले। भाजपा सांसदों राज्यवर्धन राठौर, पूनम महाजन, परवेश सिंह वर्मा ने राहुल गांधी के नाम खुला पत्र लिखकर उनकी मोहब्बत की दुकान को निशाने पर लिया है। उन्होंने लिखा है कि आपकी मोहब्बत की दुकान सुनकर अच्छा लगा। कांग्रेस यदि इसी पॉजिटिव सोच पर चले तो वाकई कितना बेहतर हो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा सांसदों ने बिंदुवार कांग्रेस और परिवार के कारनामों का उल्लेख कर मोहब्बत की दुकान की असलियत खोली है। इसमें कांग्रेस शासन के दौरान हुए दंगे, नेहरू गांधी परिवार द्वारा उनकी ही पार्टी के नेताओं और रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी और अमानवीय व्यवहार का जिक्र किया गया है। भाजपा सांसदों ने कहा कि देश की महान विभूतियों के साथ परिवार की नफरत आज भी प्रकट होती है। भाजपा सांसदों ने अपने पत्र में महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देने की घटना का जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल थे। वहीं इंदिरा गांधी के शासन में साधु संतों के ऊपर गोलियां बरसाने की घटना की निंदा भी की गई है। इसमें राजीव गांधी के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब भी कोई बड़ा दरक गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है वाले बयान का जिक्र भी किया गया है और कहा गया है कि कैसे उन्होंने विरासत में मिली नरसंहार की परंपरा को सहेज के रखा। पत्र में आपातकाल का भी जिक्र किया गया है, जिसमें लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया गया था। पत्र में नेहरू गांधी परिवार के तमाम निजी किस्सों का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकार के समृद्ध मिशन को साकार करने की दिशा में सरकार ने 5 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए। देश भर से लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां मौजूद हैं। खरीफ की फसल में समर्थन मूल्य बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने एक बार फिर से किसानों को तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने रबी की फसल के बाद अब खरीफ की फसल का समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। सरकार का ये कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। तमाम राज्यों के किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मोदी सरकार ने जो ये पैसे बढ़ाए हैं, जैसे उड़दा है, मूंग है, तिल है, अरहर है, ज्वार है, इस चीजों के धान है, बढ़ा दिया है, तो इससे ज्यादा पैसा मिलने लगे तो जो है किसानों के लिए काफी खुशी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल खरीफ की फसलों पर जो पैसे बढ़ाए हैं, जो खरीदारी में अमाउंट बढ़ाया है, वो किसानों के लिए बहुत हितकर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी कुछ फसलों पे एमएसपी रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है, उनका हम स्वागत करते हैं। और जिन्होंने हमारे ऊपर इतना ध्यान दिया और आगे भी वो ध्यान देंगे। किसानों को उबारने के लिए ये एमएसपी में बढ़ोतरी करके उनको सहयोग प्रदान करने का काम जो किया है, ये बहुत ही सराहनीय है और सरकार का कदम किसान हित में है। केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, इससे किसान की आमदनी दुगनी हुई है और ये किसानों की आर्थिक स्थिति पे बहुत फर्क पड़ेगा इससे, और इसमें किसानों को अधिक लाभ होगा। इसलिए मैं केंद्र सरकार को इस समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाजरा जो 2014-15 में 1250 रुपये था, उसको जस्ट डबल करके 2500 रुपये कर दिया। इससे है किसान का रुझान खेती की तरफ वापस होगा, क्योंकि किसान पहले कम रेट के कारण इसकी तरफ से रुझान मोड़ लिया था। इसके लिए अभी जो बढ़ाया उसके लिए सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार ने फसलों का रेट बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। धान का, मूंगफली का और भी बढ़ाना चाहिए, फिर भी ठीक है। साल में एक बार ऐसे बढ़ाने से किसान भी थोड़ा अच्छे रह सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसे भी कमा सकते हैं। अभी केंद्र सरकार ने धान को 1 क्विंटल को 143 रुपये बढ़ाया। हम इसके लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद बताना चाहते हैं।
किसानों का कहना है कि मोदी सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है और उम्मीद है कि सरकार उनके हित के लिए इसी तरह आगे भी कार्य करती रहेगी। समर्थन मूल्य बढ़ने से खुशी तो है ही है और भाजपा सरकार निरंतर प्रयास कर रही है किसानों के लिए। अपेक्षा यही करते हैं कि किसानों के लिए सरकार और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करे। अभी रबी के फसलों में बढ़ाया था, बहुत ही खुशी हुई थी। आगे भी इसी तरह के प्रयास होते रहे तो और ज्यादा खुशी होगी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसले के लिए मोदी सरकार की सराहना की और कहा कि यूपीए सरकार में 5-10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर सरकार अपनी वाहवाही कराती थी, लेकिन पीएम मोदी ने किसान की फसल पर आने वाली लागत में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी निर्धारित करने का फैसला किया। इस निर्णय के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीए सरकार के समय 5-10 रुपए क्विंटल पर बढ़ाकर सरकार अपने निर्णय की इतिश्री कर लिया करती थी। नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान की फसल पर आने वाली लागत में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी को घोषित करने का निर्णय किया। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी फैसले के लिए पीएम मोदी और कृषि विभाग को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि साल में 2 बार केंद्र सरकार की ओर से रबी की फसलों की अलग और खरीफ की फसलों की अलग से एमएसपी बढ़ाई जाती है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि किसानों के हित में इस प्रकार की एक एमएसपी बढ़ा करके घोषणा जो की है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। किसानों की आय को डबल करने की ओर ये कदम है। किसानों की आय बढ़ाने में ये फैसला अहम साबित होगा। कानपुर नगर पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र कानपुर जोही में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। एक अन्य कार्यक्रम में राज्यपाल ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आंगनबाड़ी सहभागिता कार्यक्रम में आवश्यक सामग्री वितरण किया। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र कानपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस विश्वविद्यालय से लोगों को काफी आशाएं हैं। विश्वविद्यालयों को अपने शिक्षा पाठ्यक्रमों में नवीन परिवर्तनों के साथ लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रारंभ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा देने की जरूरत है जो हमें जीवन जीने का मार्गदर्शन करे और जो दुखद घटनाएं हो रही हैं वो बंद हो। ऐसी कोई घटनाएं नहीं और वही हमें योग सिखाता है। शांति रखें, सौम्य रखें, सद्भाव रखें, सबका सम्मान कीजिए। ये धीरे धीरे करके कम हो रहा है और हमारी शिक्षा, हमारे बच्चे युवा को ऐसी शिक्षा देने की बहुत ही जरूरत है। तो आने वाले समय में जो घटनाएं हो रही है ना, वो घटनाएं बंद हो, कम हो। या जेलों में सबको ठूस करना है, ऐसे भी लेक्चर्स यूनिवर्सिटी में रखना चाहिए, कॉलेजों में, स्कूलों में रखना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन करे कि जीवन कैसे जीना है। शिक्षा तो होती रहेगी, लेकिन आज की जो समय की मांग है वो है देश में शांति बनाए, देश का सम्मान हो, देश आगे बढ़े। इसमें हमारा हिस्सा कैसे हो सकता है, ये सोच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल शाम महाराजगंज के निजी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पारिवारिक समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जन सामान्य की विश्वसनीयता बढ़ी है। देश की जनता को मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार को केवल स्पष्ट बहुमत ही नहीं बल्कि पिछली बार से भी अधिक सीटें भाजपा और एनडीए को मिलने वाली हैं। राहुल गांधी द्वारा विदेशों में उठाए गए सवाल के जवाब पर रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में इसमें कहीं दो मत नहीं है कि
भारत में मोदी जी के प्रति जन सामान्य की विश्वसनीयता बढ़ी है। हमारे देश की जनता को मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार को स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। केवल स्पष्ट बहुमत नहीं, बल्कि पिछली बार से अधिक सीटें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने घटक हैं सबको प्राप्त हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे जितनी गंभीरतापूर्वक इस समय लेते हैं। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बनी है। और मैं कहना चाहूँगा राहुल जी को भी, यदि आलोचना करनी है, हेल्दी डेमोक्रेसी में सबको आलोचना करने की, सराहना करने की पूरी आज़ादी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई दुनिया का दूसरा देश नहीं मंच उपलब्ध करा सकता। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने गुरुवार को केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सुल्तानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के 9 वर्ष देश के लिए ऐतिहासिक रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना और धारा 370 को समाप्त करना सरकार के महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति पर कायम है। लोक कल्याण का हर कार्य आज बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका संजय गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के हित के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और गरीबों को पीएम आवास दिए हैं। सुल्तानपुर में 1,40,000 गरीबों को आवास मिला है। हर साल हम लोग ऐसी टोली बनती है, एक मंत्री, एक संगठन का व्यक्ति, हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, जो हमने काम किए हैं उनको जनता के बीच में बताते हैं। ये पहली सरकार है, हमने कुछ किया है, इसलिए हम बता रहे हैं, बड़े गर्व से और बड़े मान से बता रहे हैं। जरा याद कीजिए 9 साल के पहले का समय, जब आप समाचार पत्र पढ़ते थे, कोई न्यूज चैनल खोलते थे, आपको कोई ना कोई स्कैम मिलता। आज चोरी हो गया, बिजली हो गया, आज कोला खा गया, पानी खा गया, बिजली खा गया, लेकिन 9 साल हो गए आपको। 3 घंटे के लिए लेती थी पीलीभीत में, तो हम खुशकिस्मत अपने आप को समझते थे। आज 12-24 घंटे देते, अगर 1 घंटे के लिए भी बंद हो जाए तो फोन आने शुरू करते हैं कि देखिए हमको बड़ी बिजली चली गई, 1 पूरे घंटे के लिए चली गई। आपके 700 ट्रांसफॉर्मर बदल गए। कभी आज़ादी से आज तक आप लोगों के ट्रांसफॉर्मर इतने नहीं बदले। आपने शिकायत की है कि झरझर तारे थे, सब झरझर तारे बदले गए हैं और अभी 600 करोड़ रुपए सरकार ने और भेजा है कि जहां भी पोल और लाइन की कमी है वहां लगे। वाराणसी में आने वाले दिनों में होने वाले G20 के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। शहर की गड्ढा मुक्त सड़कें और उस पर फर्राटे से 2-3 गाड़ियां, जहां कहीं पहले गंदगी रहा करती थी, उन जगहों को अच्छी तरह से सजाकर एक थीम पार्क के रूप में बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे रातों रात इस शहर की फिजा ही बदल दी गई। रात्रिकालीन अगर आप शहर के अंदर घूमने निकलते हैं तो लाइटिंग और रात्रि के ग्लैमर का भव्य समीकरण देखने को मिल रहा है। G20 सम्मेलन वाराणसी में होने से वाराणसी की सुंदरता में 4 चांद लग गए, जहां सदस्य देशों के झंडे एक साथ फहराते हुए दिख रहे हैं। वहीं चारों तरफ स्वच्छ और सुंदर काशी का साम्राज्य देखने को मिल रहा है। प्रदेश के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने हमीरपुर में कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित मत्स्य पालकों की बैठक से पूर्व प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण होने पर मोदी सरकार के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। मोदी जी ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्य का हिसाब जनता के सामने प्रस्तुत किया। वर्तमान सरकार की लक्षित नीतियों और अंतिम व्यक्तियों तक पहुंच के कारण ही योजनाओं का लाभ 100% सभी को मिल रहा है। यही वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने आधुनिक टेक्नोलॉजी, विजन और कार्यक्षमता के आधार पर हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।
पीएम मोदी ने नेतृत्व में अनेक विकास कार्य हुए हैं तथा तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हुई है। आज के दिन में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। देखिए कि 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में क्या था, 6 साल बाद पूरे देश में हम कैसे थे, 9 साल पहले आवाज कहाँ है। आज इसी से देखा जा सकता है, कोई सेक्टर नहीं बाकी है। धारा 370 खत्म होने से हिंदू मुसलमान के झगड़े खत्म हो गए। राम मंदिर बनने से आस्था का जो इनके तरफ से तोड़ता हो गए। आज बड़े बड़े काम हुए हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए हो, चाहे किसी क्षेत्र में हुए हो। आज के दिन में हम लोग समझता पार्टी की मिसाल, पार्टी के 9 साल में मिसाल है, इसलिए कि मत्स्य मंत्रालय दिल्ली सरकार ने अलग किया और उसमें 36,000 करोड़ रुपया 6 साल में दिया। पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था। लेकिन हास्य पता कि 1 साल में 40 करोड़ रुपए पूरे देश में मछुआरों का विकास चाहती थी पिछली सरकार, इसलिए मछुआरा समुदाय का। मथुरा में मुख्य विकास अधिकारी के उत्कृष्ट प्रयासों से जनपद के 1,546 विद्यालयों का जीर्णोद्धार हुआ है। शासन द्वारा 19 पैरामीटर पर जनपद के 1,546 विद्यालयों का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें जनपद मथुरा का सैचुरेशन प्रतिशत 94.47% रहा और मथुरा ने 10वां स्थान प्राप्त किया। गत वर्ष जनपद की रैंकिंग 56वीं थी, जिसका सुधार होते हुए आज जनपद मथुरा 10वें स्थान पर आ गया है। मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में निरंतर अधिकारियों के साथ बैठक की गई तथा निर्देशित किया गया कि सभी स्कूलों को उत्तम बनाएं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं पर विशेष जोर देते हुए स्कूल चलो अभियान को गति प्रदान की। जनपद मथुरा में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में और हमारी पूरी बेसिक शिक्षा टीम, ब्लॉक की टीम, नगर निकायों की टीम एवं नगर निगम सभी ने बेहद प्रयास किया है। जनपद में टोटल 1546 स्कूल हैं। सभी के संतृप्तिकरण हमने कर लिया है। इसमें हमने हर एक स्कूल को ट्रैक किया है, ब्लॉक वाइज, नगर निकाय वाइज। उनमें हर स्कूल में, प्रत्येक स्कूल में 19 पैरामीटर हम लोगों को कायाकल्प के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण करना होता है। कुछ साज सज्जा का भी कार्य होता है। इसकी हम लोग साप्ताहिक बैठक लेते थे हमारे BDOs के साथ, ADO पंचायत के साथ। जैसे यहाँ पे दिव्यांग शौचालय हो गया, बच्चों के लिए शौचालय हो गया, हमारी बालिका बच्चों के लिए शौचालय हो गया, रनिंग वाटर हो गया, पीने का पानी। तो ये सब कार्य, कक्षा में टाइल्स कराना, ये सब कार्य हमने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत किया। बहराइच में संभावित बाढ़ से पूर्व सुरक्षात्मक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले में प्रतिवर्ष घाघरा नदी के बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने के लिए शासन द्वारा संभावित बाढ़ से पूर्व सुरक्षात्मक तैयारियां की जा रही हैं। तटबंधों की सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग नदी की धारा मोड़कर कटान से बचाव के लिए पर्क्यूपाइन लगाने में पूरी मुस्तैदी से जुटा है, जिसका स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा संभावित अधिकारियों की टीम के साथ किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अब तक 750 मीटर पर्क्यूपाइन और जियो बैग की स्लोप पिंचिंग कार्य पूर्ण हो गया है। शेष कार्य को 15 जून 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राजधानी लखनऊ की कचहरी में दुर्दांत अपराधी जीवा की हत्या के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। SIT ने तेज की जांच। प्रदेश भर की अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। अदालत परिसर में शस्त्र ले जाने पर लगाई गई पाबंदी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि कक्षा 10 से नीचे अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी किए जाने पर सरकार कर रही है विचार। एक सप्ताह की देरी से मानसून ने केरल के तट पर दी दस्तक। मौसम विभाग का अनुमान, अगले सप्ताह से उत्तर भारत में मानसून के अनुकूल बनेगी स्थिति, लेकिन राजधानी लखनऊ में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी और लू की चेतावनी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून से बढ़ाकर 26 जून किया, लेकिन 21 जून को योग दिवस पर खुलेंगे विद्यालय।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।